बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, कर्नल साहब, इस संस्थान में इतना सुंदर आयोजन करने के पीछे यहाँ के डायरेक्टर महोदय और डॉक्टर पाठक, सभागार में विराजमान सभी विद्वज्जन और युवा साथियों, जिन लोगों ने वहां रहकर और उसमें भाग लेकर कुछ करके दिखाया है, ऐसे सब लोगों का अनुभव हमने सुना है। कर्नल साहब का अनुभव अपने आप में ऐसा था जो किसी एक बड़े गौरवपूर्ण कृत्य के बाद बड़े अधिकार के साथ कहा जाता है। जैसा उन्होंने कहा, एक समन्वय चाहिए होता है जीवन में भी, हर काम में, और वो तो युद्ध है, सबसे कठिन काम है, इसलिए सबसे अधिक समन्वय वहां चाहिए होता है। अभी हमारे नौजवान बैंड दिखा रहे थे, एक की भी लय टूटती है तो पूरा बैंड बेकार होता है। इसलिए युद्ध का क्षेत्र इतना कठिन क्षेत्र है और वहां पर समन्वय बनाकर आगे बढ़ना ये कितनी बड़ी चुनौती होती है, ये वही बता सकते हैं जिन्होंने अपनी आंखों से चलते हुए देखा है। मैं वहां नहीं था, लेकिन सक्रिय था, पत्रकारिता में था और निरंतर लिख रहा था, इसलिए वहां की लगभग सभी जानकारी रियल टाइम मुझे मिलती रहती थी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी उस समय भी और आज भी जम्मू कश्मीर उनकी अपनी लोकस मंडी है आज हमें संबोधित करने के लिए, उन्होंने वो सब कुछ देखा है। और जो मेरे बारे में भी डॉक्टर साहब ने बताया, वास्तव में उसके पीछे उनका बहुत बड़ी योगदान है। वर्षों से, जब शायद देश में कोई नहीं सोचता था कि ये सब परिवर्तन आएगा, तब से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी एक प्रैक्टिशनर डॉक्टर होते हुए भी पढ़ते थे, लिखते थे, सोचते थे और निरंतर लेखन उनका उस दिशा में चलता था। इसलिए डॉक्टर साहब आगे रहे, हम लोग उनके पीछे पीछे चले, तो देश को एक, जो मैं कह रहा हूं समन्वय की बात है, समन्वय होता है तो सफलता मिलती है। डॉक्टर साहब ने उसको लीड किया बहुत लंबे समय तक, बाद में एक श्रृंखला जुड़ती चली गई और एक परिवर्तन आया देश में। मैं उसके लिए भी डॉक्टर साहब का अभिनंदन करता हूं। करगिल की बहुत सारी कथाएं हम सबने सुनी हैं, पढ़ी हैं। सौरभ कालिया के जाने, उसको पकड़े जाने और उसके साथियों के साथ जिस स्थिति में उसको वापस पहुंचाया गया, वो हृदय को झकझोर देने वाला था। मुझे याद है प्रभाष जोशी जी उस समय जनसत्ता में थे, उन्होंने जो उस समाचार के बाद एक स्पेशल अग्रलेख लिखा था और उसका शीर्षक था मर्म में चुभा एक तीर। जिस तरह से हमारे नौजवानों की मृतदेहों को लाया गया था पाकिस्तानियों द्वारा, वो हृदय में चुभ गया था और वो गुस्सा, पूरे देश का गुस्सा, सेना आगे थी लेकिन पूरा देश साथ खड़ा था। अभी कल मैं एक कार्यक्रम में था, ऐसे ही वहां पर कहा गया कि यूक्रेन में, रूस में तो सैनिक नहीं मिल रहे लड़ने के लिए, वो इधर उधर से इकट्ठा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत में ऐसा स्थिति कभी नहीं आती, क्योंकि वहां सैनिक ट्रेनिंग से बनते हैं, यहां मां की लोरियां सुनकर हम देशभक्ति सीखते हैं। इसलिए देश के लिए कुछ करना है, देश के लिए जीना है और देश के लिए जरूरत पड़ने पर मर जाना है, इसके लिए हमें ट्रेनिंग नहीं, हमें जज्बात तो हमारे अंदर पहले से होते हैं, ट्रेनिंग बस हमें निखार देती है। और इसलिए जो जहां होता है वहां से उस युद्ध में हिस्सा ले रहा होता है। अभी हमारे मीडिया के साथियों ने बताया, सीमा पर जिनके हाथ में बंदूक है वो बंदूक से अपनी सेवा कर रहे थे, जिनके हाथ में कलम थी वो अपनी कलम से सेवा कर रहे थे, और जो उनके साथ खड़े हो सकते थे, जिस युवा को आज बहुत सारा कुछ कहा जाता है उसकी नकारात्मकता के बारे में, आप उस समय देखिए कि अस्पतालों के बाहर रक्तदान करने के लिए कितनी लंबी लाइनें युवाओं की लगी थी। लोग जाना चाहते थे, हम लड़ना चाहते हैं। कवि कविता ही लिख रहे थे
और इस तरह जो जहां था देश के लिए वो एक साथ खड़ा था। उस समय ना भारत की ये विशेषता है कि उस समय ना राजनीति आड़े आती है, ना दल और सत्ता की हिस्से आड़े आते हैं। जब देश का सवाल आता है तो भारत एक साथ खड़ा होता है, और यही भारत की ताकत है, और इसीलिए भारत हमेशा जीतता है। बहुत सारे अनुभव, बहुत सारी यादें। विक्रम बत्रा की चर्चा हुई, ये दिल मांगे मोर उसका नारा रहा, बहुत पॉपुलर हुआ, लेकिन उस जैसे सैकड़ों, उन्होंने बताया 527 ऑफिसर्स और जवान हमने खोए। लेकिन बलिदान की देश में परंपरा है, आज की नहीं, हजारों साल की से है, आजाद भारत की नहीं है। इस देश पर हमले होते रहे और इस देश के नौजवान इस देश की रक्षा के लिए अपना जीवन देते रहे, और वो परंपरा न टूटी है, न वो क्रम टूटा है। और इसलिए हमें कभी इस बात का संदेह होना ही नहीं चाहिए कि ऐसी किसी भी चुनौती में हम पीछे रह जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस अभी कदम कदम बढ़ाया गया हमारे नौजवानों ने बैंड पर। सुभाष चंद्र बोस ने अपना एक संदेश दिया, रेडियो पर वो भाषण दिया करते थे, आजाद हिंद रेडियो से। उस समय कुछ लोग थे जो देश में जल्दी स्वतंत्रता पाने के लिए कुछ छोड़ना भी है तो छोड़ने की तैयारी में थे। सुभाष चंद्र बोस का भाषण वो याद करने लायक है। उन्होंने कहा कि अगर मैं भी कुर्सी तोड़ क्रांतिकारी होता तो मैं भी वहां बैठा होता, लेकिन जब आपके आसपास बम फट रहे हों, जब आपके बगल से गोलियां गुजर रही हों, जब आपके साथी शहीद हो रहे हों, उसका जो अनुभव होता है वो समझौता नहीं करने देता। वो अनुभव सीधे हृदय में उतर जाता है, और जिन लोगों ने उस अनुभव को अपने साथ लिया है, जिया है, वो कभी भूल नहीं पाते हैं। और इसलिए करगिल के इस ऐसे अवसर पर, जिसको आज 25 साल हो गए अपनी विजय को घोषित किए, हम माननीय मंत्री जी को सुनना चाहते हैं हम सब, क्योंकि उनका सुनना रोचक भी है और ज्ञानवर्धक भी है। इसलिए मैं आपके बीच में बहुत देर नहीं हुआ, लेकिन आज 25 वर्ष पूरे होने के इस अवसर पर मैं उन बलिदानियों, उनके सभी परिवारजन जिन्होंने अपना परिवार के किसी व्यक्ति को खोया, लेकिन देश के प्रति उनका जो कर्तव्य था उस पर उन्होंने कभी एक क्षण भी चिंता नहीं जताई। मुझे विक्रम बत्रा की माताजी का याद है, उनका उस समय बयान आया था। उन्होंने कहा कि शायद ईश्वर ने इसी दिन के लिए मुझे एक जुड़वा बेटे दिए थे, एक देश के लिए, एक मेरे लिए एक बेटा काफी है। और देश जो कर सकता था, मुझे याद है उन्हीं के परिवार, विक्रम के पिताजी और कई सारे लोग, दोनों परमवीर वाले लोग जो योगेंद्र यादव जीवित थे, उन सबको सूरत में एक कार्यक्रम हुआ था, और उनकी एक रथ में बैठाकर उनका यात्रा निकालने का कार्यक्रम तय हुआ। लेकिन जब लाखों लोग उमड़े और भावुक हो गए, तो उन लोगों ने घोड़ों को हटाया और अपने हाथों से उनकी बग्घी को खींचा। ये देश जितना आदर अपने बलिदानियों को देता है, दुनिया में कोई नहीं देता, और इसलिए बलिदान की परंपरा हमेशा जिंदा रहती है भारत में, और सदैव रहेगी। और इसलिए भारत स्वतंत्र रहेगा, सशक्त रहेगा, स्वाभिमानी रहेगा, और दुनिया में अपना स्थान जो बनाने के लिए हम सब आगे बढ़े हैं वो बढ़ेगा। जिस समय युद्ध शुरू हुआ, एक कवि ने, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि बीच का दौर ऐसा था जिसमें वीर रस की कविताएं लिखना ही कम हो गई थी, तो एक कवि ने लिखा कि बहुत दिनों के बाद हटा है वाणी का अवरोध, बहुत दिनों के बाद जगा है 100 करोड़ का क्रोध। और 100 करोड़ के क्रोध की जब बात हुई तो एक दूसरे कवि ने लिखा, और ये देश की ओर से उन सैनिकों को आह्वान था। उसने कहा कि हरी भरी घाटी के ऊपर श्वेत बर्फ की फैली चादर
हरी भरी घाटी के ऊपर श्वेत बर्फ की फैली चादर, तुम दुश्मन का लहू गिराकर वहां तिरंगा पूरा कर दो। और ये संदेश हमारे सैनिकों ने, हमारे अधिकारियों ने, भारत के नेतृत्व ने सही से समझा और 26 जुलाई आज के दिन 25 साल पहले भारत ने अपनी पूर्ण विजय की घोषणा की और उस घोषणा के बाद पुनः उस कवि ने लिखा। केवल एक पंक्ति मैं उन बलिदानियों को समर्पित करके अपनी बात पूरी करूंगा क्योंकि हमें मंत्री जी को सुनना है। उसने लिखा, बर्फ पर रक्त से लिख दिया जय वतन, बर्फ पर रक्त से लिख दिया जय वतन, कारगिल की विजय वाहिनी को नमन। जय हिंद। आदरणीय मंत्री जी, डायस पे बैठे हुए मुख्य अतिथिगण और मेरे प्यारे साथियों, आज कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ है। मुझे अभी भी वो दिन याद है, आज से 25 वर्ष पूर्व 1999 में जब हमने ये जंग जीती थी। हाँ, हमने इस जंग में कई अपने सैनिकों को खोया, मगर एक देश की सेना का यह कर्तव्य होता है कि अपनी सीमाओं की हर समय हर हाल में रक्षा करे, और वही हमारी सेना ने बखूबी करके दिखाया। 31 मई 1999 को हमारी रेजिमेंट, जो कि औपरक्षक में तंगमर्ग क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर के तंगमर्ग क्षेत्र में डिप्लॉयड थी, उसे हुक्म मिला था दराज जाने के लिए। और उससे पहले आप सब लोगों को ज्ञात है कि यह युद्ध जो शुरू हुआ था, ये जो कार्रवाई पाकिस्तान ने हमारे बैक में, हमारे कमर में जो उसने खंजर घोंपा था, वो कार्रवाई उसने शुरू की थी तकरीबन 3 मई को। 3 मई से शुरू हुई कार्रवाई, और जबकि यह कार्रवाई किस बैकड्रॉप पे हुई थी, थोड़ा मैं उसके बारे में भी बोलना चाहूंगा। आप सबको ज्ञात है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी वाजपेयी जी फरवरी 99 में लाहौर में गए थे, और उस लाहौर बस यात्रा की बहुत चर्चा थी। हमने मैत्री का अपना संदेश वहां पहुंचाया था, मगर पाकिस्तान की सेना ने उस मैत्री संदेश को नहीं लिया। वहां की पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट हो सकता है इस युद्ध के बारे में ना जानती हो, उसके बारे में कई बातें हुई हैं, मगर मुशर्रफ के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा, कुछ आप लोगों को बताना चाहूंगा। मुशर्रफ जी, और द मुशर्रफ वाज द ब्रिगेड कमांडर in 1984 when the Siachen operations took place। और सियाचिन में जो ऑपरेशन हुआ था, उसमें हमने दुश्मन को बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया था, और सियाचिन ग्लेशियर हमने अपने कब्जे में किया था। उस ऑपरेशन का बदला लेने के लिए अगर मैं कहूं मुशर्रफ ने यह कार्रवाई की, तो वह गलत नहीं होगा। मगर मेन मुद्दा क्या था? क्यों पाकिस्तान ने 99 में यह ऑपरेशन किया, और वो भी अपनी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को ना बताते हुए? मेन मुद्दा उनका यह था कि किसी तरीके से नेशनल हाईवे 1 अल्फा, जो श्रीनगर से लेह की तरफ जाता है, उसको स्ट्रैंगुलेट कर दे, उस पर इतनी बमबारी करें, उस पर इतना कब्जा करने की कोशिश करें कि वो बिल्कुल स्ट्रैंगुलेट हो जाए, ताकि हमारे जो लेह का गैरिजन है, हमारा जो सियाचिन का गैरिजन है, उस पे हमारे पर प्रेशर आ सके, और अंत में हम अपने घुटने टेक के उससे कहें कि कश्मीर का जो इशू है उसको रिजॉल्व करते हैं, या हम सियाचिन के इशू को रिजॉल्व करते हैं। मगर क्या वो ऐसा कर सका? नहीं। क्यों नहीं कर सका? क्योंकि हमारी सेना ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं जैसे बता रहा था, इस लड़ाई के बहुत किस्से आप लोगों ने सुने होंगे।
कई कहानियां आप लोगों ने सुनी होंगी। आप लोगों ने विक्रम बत्रा का नाम सुना होगा, आप लोगों ने मनोज पांडे का नाम सुना होगा, आप लोगों ने योगेंद्र यादव का नाम सुना होगा। आज वो योगेंद्र यादव को हमने कारगिल वॉर मेमोरियल में प्राइम मिनिस्टर अपने मोदी जी से भी मिलते हुए देखा। मगर कुछ ऐसे किस्से हैं जो आप लोगों ने नहीं सुने होंगे, ऐसी अनकही कहानियां कई हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं आई हैं। यह एक ऐसा युद्ध था जो पहली बार आपके ड्राइंग रूम्स में टेलीविजन के जरिए पहुंचा था। मगर फिर भी फॉर एवरी सन हीरो देयर वर लॉट ऑफ अनसंग हीरोज ऑल्सो। मैं आपको बता रहा था कि 3 मई को यह घुसपैठ शुरू हुआ था और 3 मई से लेकर 13 जून तक, यानी ऑलमोस्ट अबाउट 45 दिन तक हमारे को कोई सक्सेस नहीं मिली थी। हमारे को काफी नुकसान हो रहा था, हमारा जान माल का नुकसान हो रहा था, हमारा इक्विपमेंट का नुकसान हो रहा था। कभी आपने सोचा है, कभी आपके मन में यह विचार आया है कि ऐसा नुकसान क्यों हो रहा था? क्या कारण था कि भारतीय सेना जो इतनी वीर सेना थी, क्यों उस समय में पाकिस्तान को वहां से उन पहाड़ियों से नहीं निकाल पा रही थी? क्या कारण था उसका? इसके कई कारण हैं, कई बातें हुई हैं इस पे। आप लोगों ने भी कई बातें सुनी होंगी इसके बारे में। क्या बातें थी? पहली मुख्य बात जो लोग कहते हैं कि जो ट्रुप्स थे उस समय काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में वैली में डिप्लॉयड थे, उनको ऊपर लेके जाया गया और जो 5000 फीट पे जवान थे पहले, उनको 15000 फीट की ऊंचाई पे लड़ाई लड़ने का लिए बोला गया। सही बात है। ये ट्रुप्स को अगर बिना एक्लिमेटाइजेशन का मतलब है आपके शरीर को उस ऑल्टीट्यूड में तैयार होना चाहिए पहले लड़ाई लड़ने के लिए। अगर वो तैयारी नहीं होगी तो हमारे को नुकसान होने का डर रहता है। पहली बात तो ये थी कि ट्रुप्स एक्लिमेटाइज नहीं थे। दूसरी बात जो दिमाग में आती है वो ये थी कि हम काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड से गए थे। हमारा माइंडसेट जो था काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के लिए बना हुआ था। यह नहीं है कि भारतीय सेना कन्वेंशनल रोल के लिए तैयार नहीं होती है, मगर कुछ समय लगता है। आपका माइंडसेट चेंज होने में कुछ समय लगता है। जब हमारी फौजें वैली से ऊपर चढ़नी शुरू हुई, जो मैं बता रहा था, जैसे मैं 31 मई को गया, कुछ फौजें 17 मई को पहुंच गई थी वहां पर। मगर जो तोपखाना था, हिंदुस्तान का मेन गॉड ऑफ वॉर जिसको बोलते हैं, आर्टिलरी को गॉड ऑफ वॉर बोलते हैं, तोपखाना जो था वो उसको पहुंचने में थोड़ा समय लगा, क्योंकि यूनिट्स कुछ 25 दिल से आ रही थी, यानी रजौरी से आ रही थी, कुछ यूनिट्स इवन झांसी से गई थी, कुछ यूनिट्स इवन ग्वालियर से गई थी। तो इतनी दूर से जब यूनिट्स आ रही थी तो उनको बिल्टअप होने में कुछ समय लगा। तो मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि 3 मई से 12 जून तक हमारी सेना को बहुत कम सक्सेसेस मिले और उसमें हमको नुकसान भी बहुत हुआ। 18 ग्रेनेडियर्स का एक छोटा सा किस्सा आपको बताना चाहूंगा कि उनके 2 ऑफिसर शहीद हुए थे 22 मई से लेकर 3 जून तक, और उसमें एक उनके कर्नल साहब भी थे, कर्नल विश्वनाथन, जिन्होंने अपने जीवन का संपूर्ण आहुति दी थी, अपने जीवन का बलिदान दिया था। मगर उसके बाद जब भारतीय तोपखाना वहां पहुंचा करीबन 6-7 जून को। तोलोलिंग की लड़ाई एक पहली निर्णायक युद्ध थी, जो लड़ाई थी जो हमने लड़ी। उस निर्णायक लड़ाई का नतीजा क्या हुआ? हमने 13 जून को उसको कैप्चर कर लिया। और कैसे कैप्चर किया उसका मुख्य अगर मैं कोई हीरो बोलूंगा तो मैं ये बोलूंगा, बिसाइड्स द इन्फेंट्री द 2 राजरथ जिसने उस चोटी को कब्जा किया था, द मेन रोल और द मुख्य रोल जो अदा किया था वो आर्टिलरी ने था। नॉर्मल केस में एक टारगेट के ऊपर हम जब गोला बरसाते हैं तो जनरली हमारी 25 से 30 तोपें फायर करती हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा आज कि उस टारगेट के ऊपर, तोलोलिंग के ऊपर, हमने 100 तोपें मारी थी, 100 तोपें। और उन 100 तोपों का असर क्या हुआ था? दुश्मन क्या कर रहा था उस समय? दुश्मन के सिर को हमने नीचा करना था, क्योंकि हम क्या कर रहे थे? हम दराज से ऊपर पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे थे। 11000 फीट की ऊंचाई पे था दराज और 15000 फीट की ऊंचाई पे था तोलोलिंग।
अगर हम ऊपर चढ़ रहे थे, दुश्मन हमको देख रहा था, वो एम्ड फायर ले रहा था, उसके स्नाइपर्स हमको मार रहे थे, उसके एमएमजीज हमको मार रही थी, तो क्या इलाज था इसका? इसका इलाज यही था कि दुश्मन के सिर को नीचे किया जाए। और उस सिर को किसने नीचे किया? उसके सिर को नीचे किया आर्टिलरी ने, तोपखाने ने। और उस तोपखाने ने उसको इतना तहस नहस कर दिया कि वहां से जो पाकिस्तान के सैनिक थे, उनके इंटरसेप्ट हमने पकड़े। और क्या बोल रहे थे वो इंटरसेप्ट में? वो कह रहे थे कि हमारे ऊपर भारतीय तोपखाने ने कहर ढा दिया है, हमें बचाओ, हमें निकालो यहां से, नहीं तो हम नहीं बच पाएंगे। तो ये पहला युद्ध था, पहली लड़ाई थी 13 जून को, जो एक बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन से, एक बहुत अच्छे समन्वय से आर्टिलरी और इन्फेंट्री के बीच में, दो कॉम्बैट आर्म्स के बीच में मिलकर लड़ाई जो हमने जीती थी। जैसे मैंने पहले कहा, ये लड़ाइयां हमने नहीं जीती थी क्योंकि आर्टिलरी वहां पर नहीं थी। 3 मई से लेकर 12 जून तक कोई लड़ाई हमने नहीं जीती थी। और उसके बाद ये फाउंडेशन स्टोन जब लग गई, ये फाउंडेशन स्टोन ऑफ सक्सेस हमने जब ले डाउन कर दी, तो एनिमी हैड ओनली 2 ऑप्शंस, वैनिश और बी वैंक्विश्ड। द आर्टिलरी फायर पावर was so lethal, it was delivered in such a time frame that enemy was left with only 2 options, vanish or be vanquished, and vanquished he was. उसको बर्बाद कर दिया हमने। इसके बाद तोलोलिंग के बैटल के बाद में हमने कई लड़ाइयां लड़ी। उसके बाद तो एक राउट शुरू हो गया था, उनका उल्टी गिनती शुरू हो गई थी पाकिस्तान सेना की। हमने 5140, एक बहुत ऊंचा फीचर है 5140, हाईएस्ट फीचर था दराज और कारगिल सेक्टर का। उस फीचर के ऊपर हमने हमला किया। 5140 का मतलब है तकरीबन 16,000 फीट, अप्रोक्सीमेटली 16,000 फीट की हाइट का यह फीचर था, अ लिटिल मोर देन 16,000 फीट। दिस वॉज द हाईएस्ट फीचर। उस फीचर के ऊपर हमने हमला किया और उसको भी 100 गन से मारा। 100 गन की मार जब पड़ती है ना, तो ये कहते हैं कि इट इज लाइक अ माइक्रो न्यूक विच हैज बीन फायर्ड, अ माइक्रो न्यूक्लियर बॉम्ब। इतना लिथैलिटी वो लाता है कि दुश्मन को कुछ पता नहीं लगता कि क्या करेगा, वो कैसे बचाएगा अपने आप को। ये पहला ऑपरेशन था 5140 का, जहां पर इन्फेंट्री को अटैक के दौरान, अपने हमले के दौरान एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई। आप लोगों ने सुना होगा विक्रम बत्रा ने क्या बोला था उस ऑपरेशन के बाद में। ये दिल मांगे मोर का नारा उसने उस ऑपरेशन के बाद में दिया था, ये दिल मांगे मोर। इसके बाद टाइगर हिल की लड़ाई, 0.4875 की लड़ाई। अब तो हम साबित कर चुके थे अपने आप को कि हमारी सेना किसी से कम नहीं है, हम दुश्मन के छक्के छुड़ा ही देंगे। आपने देखा होगा टाइगर हिल की लड़ाई, सारे ड्राइंग रूम्स में बीम हो रही थी उस समय। उस लड़ाई में 18 ग्रेनेडियर्स पल्टन ने और आर्टिलरी ने, जैसे मैंने फिर कहा, 100 गन का जो कंसेप्ट था, हर टारगेट के ऊपर 100 गन्स मारेंगे। 100 गन्स का मतलब होता है 1 मिनट के अंदर 100 गोले। 1 मिनट क्या मतलब 30 सेकंड, 15 सेकंड के अंदर 100 गोले उसके ऊपर पड़ रहे हैं। तो क्या करेगा दुश्मन, कैसे बचाएगा अपने आप को? और आर्टिलरी का गोला अगर मैं आपको बताना चाहूं तो उसकी मार का जो दायरा होता है, एक गोला जब पड़ता है तो 30 मीटर का जो 30 क्यूबिक मीटर, स्क्वायर मीटर्स का जो एरिया है, वो बिल्कुल तहस नहस हो जाता है। तो आप अंदाजा लगाइए, अगर 30 सेकंड में 100 गोले गिरेंगे तो क्या हाल होगा वहां पर रहने वाले लोगों का, क्या हाल होगा दुश्मन का। तो ये मैं आपसे बताना चाहता हूं कि लड़ाई जब भी होती है, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होता है। इन्फेंट्री बहुत अच्छा काम करती है, आगे से जाके दुश्मन के ऊपर हमला करती है, उसको कब्जा, उसके ऊपर अपने स्मॉल आर्म से फायर करके उसके ऊपर फाइनली विजय हासिल करती है। मगर दूसरे जो इमदादी दस्ते हैं, चाहे वो आर्टिलरी है, अगर आपको राशन नहीं मिलेगा, आपको खाना नहीं मिलेगा तो जवान चलेगा कैसे? आपको असद नहीं मिलेगी तो आगे मूवमेंट कैसे होगा? एम्यूनिशन नहीं होगा तो कैसे होगा? तो सारी भारतीय सेना की जो आर्म्स हैं वो हैं आर्टिलरी, इन्फेंट्री, एएससी जो आपको राशन देती है, ऑर्डिनेंस जो आपको एम्यूनिशन पहुंचाती है, इक्विपमेंट पहुंचाती है। अगर इक्विपमेंट अनसर्विसेबल हो जाता है तो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, ईएमवी, वो उन इक्विपमेंट को रिपेयर करती है। तो इन सब लोगों का जो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, उसी से लड़ाई जीती जाती है। लड़ाई ऐसे नहीं जीती जा सकती कि अकेले एक आर्म जाएगी और लड़ाई लड़के उसको जीत लेगी। एक बड़ा कोऑर्डिनेटेड जॉइंट एफर्ट है। जैसे
आपने बताया कि इस लड़ाई में टोलोलिंग का जो फायर प्लान था वो मैंने बनाया था, और 5140 का भी फायर प्लान मैंने बनाया था। ये एक पहला युद्ध था जब मेरे को सवेरे पूछा गया, ये फायर प्लान जब बनता है तो उसका एक बहुत बड़ा एक क्वाइट अ बिग अफेयर होता है ये, उसको बनाना, कैसे गन, किस समय पे कितनी गन्स कहां फायर करेंगी, कौन सा टारगेट होगा, कैसे फायर करेंगे, तो उसकी एक प्रेजेंटेशन होती है जो आप अपने सीनियर कमांडर को देते हैं। तो हमारे जीओसी साहब थे जनरल मोहिंदर पुरी साहब, और मेरे कमांडर साहब थे ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह साहब। उनको जब मैंने प्रेजेंटेशन दी तो उन्होंने मेरे से सिर्फ एक सवाल पूछा, मैं और कुछ नहीं जानना चाहता हूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि हम ये लड़ाई जीतेंगे कि नहीं। तो मैंने उस समय उन्हें एश्योरेंस दिया था कि सर, आई गारंटी यू दैट वी विल विन दिस वॉर, एंड श्योर इनफ वी वन दैट वॉर, श्योर इनफ वी वन दैट वॉर, दैट बैटल वॉज वन बाय अस, द होल नेशंस आइज वर ऑन अस, पूरा देश हमको देख रहा था। तब तक हम सारे रिवर्सेस झेल रहे थे, मगर 13 जून की सुबह मेरे लिए और हमारे देशवासियों के लिए एक नया सूर्य उदय हुआ था, एक नया सूर्य उदय हुआ था उस दिन 13 जून को। और उसके बाद तो पीछे देखने का कोई टाइम ही नहीं था। कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आपको और बताना चाहूंगा कि आर्टिलरी का क्या मेन मुद्दा होता है। आर्टिलरी का मेन मुद्दा होता है फायर को ऐसी जगह पे डालना जहां दुश्मन उसको सह ना सके। और कैसे वो फायर को ना सह सके? आर्टिलरी की गन्स का रेंज जो होता है 30 से 35 किलोमीटर होता है। जहां से गोला फायर होता है, गन्स को नहीं नजर आ रहा गोला कहां गिर रहा है, कौन बताता है कि गोला ठीक गिरा कि नहीं गिरा? तो हर एक इन्फेंट्री बटालियन के साथ में जो पैदल सेना जो आगे जा रही है उसके साथ में एक आर्टिलरी का ऑफिसर होता है या जेसीओ होता है जो उस गोले को सही करता है। मैं आपको बताना चाहूंगा तोलोलिंग की लड़ाई में जो फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफिसर थे कैप्टन एमके सिंह, वहां पर जो कंपनी कमांडर थे मेजर विवेक गुप्ता, उन्होंने अपनी जीवन की बलिदान दे दिया था हमले के दौरान ही 12 जून की रात को। अब वहां कोई ऑफिसर और नहीं था जो अटैक को लीड कर सके। तो किसने लीड किया हुआ अटैक? उस फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफिसर कैप्टन एमके सिंह जो आर्टिलरी ऑफिसर था, उसने इन्फेंट्री ऑफिसर का रोल करके उस ऑब्जेक्टिव को कैप्चर किया, जो बर्बाद बनकर ऑब्जेक्टिव था उसको कैप्चर किया। तो ये इन्फेंट्री ऑफिसर्स के साथ में, मिलाप के साथ में आर्टिलरी ऑफिसर्स काम करते हैं, आगे साथ में चलते हैं और फायर को उस जगह पे लाते हैं जहां इन्फेंट्री को चाहिए होता है। एक और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, लास्ट में मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, वो ये है कि मेरा एक जवान अपने लोकेशन में गन पोजीशन में ही उसने अपने जीवन का बलिदान दिया। उसका सिर हमें नहीं मिला, आई कुड नॉट फाइंड हिज हेड, मुझे उस सिर के छोटे छोटे टुकड़े मिले। आप मुझे बताइए कि एज ए कमांडिंग ऑफिसर मैं उसकी बेवा से क्या जवाब दूंगा? उसको मैं कैसे बताऊंगा ये तुम्हारा पति है, कि जिसकी ये मृत्यु, जब हमने उसकी बॉडी को भेजा तो उसकी वाइफ को कन्विंस करने में मेरे को बहुत समय लगा, मगर यस, आज वो बेवा गर्व के साथ कहती है कि मैं मुकेश कुमार की बेवा हूं, मैं मुकेश कुमार की विडो हूं, वीरांगना हूं, और मैं उसको हर साल जाके मिलता हूं। अंत में मैं यही कहूंगा कि भारतीय सेना जो है is the one of the best armies in the world. The soldiers are one of the best soldiers in the world. The leaders are one of the best leaders in the world. Young officers are the best young officers in the world. We lost 26 officers and 500 jawans in this war. The ratio was 1:16. Nowhere in the history of the world is such a ratio there between officer and men casualties. Thank you very much and Jai Hind. मंच पर आसीन कर्नल गिरीश, जेके स्टडी सेंटर के डॉक्टर आशुतोष भटनागर, डॉक्टर पाठक, डायरेक्टर साहब, और यहाँ पर इस सभागृह में पधारे हुए महानुभाव और प्रिय बच्चों, सबसे पहले तो मुझे आपको बधाई भी देनी है और धन्यवाद भी करना कि जेके स्टडी सेंटर ने निरंतर ये परंपरा बना के रखी है इस प्रकार के समय समय पर आयोजन करने की, और उचित अवसर पर इस प्रकार के आयोजन करके एक तरह से हम पुनः अपने आप को समर्पित करते हैं उस लक्ष्य के लिए जिस लक्ष्य को लेकर के इस यात्रा का आगाज किया था।
आभार इसलिए धन्यवाद कि आपने, क्या आप मुझे हमेशा याद रखते हैं। दरअसल इसलिए भी कि जेके स्टडी सेंटर जब शुरू हुआ था उस तभी से मैं इसके साथ जुड़ा था। यू सीन इट ग्रोइंग। और ये सच कहा आशुतोष जी ने कि उस समय कुछ दृश्य भी और था, देश का वातावरण भी कुछ और था। तो 2-3 जुनून के मारे नौजवान इकट्ठे हुए थे, जिनमें से इत्तेफाक से मैं भी था, क्योंकि हमारा ताल्लुक एक ऐसी कर्मभूमि से था जहां हमारा मजाक लगाया जाता था कि ये साहब धरना प्रदर्शन करने वाले संगठन के कार्यकर्ता हैं, कि ना इनका आगे कुछ बनेगा और पीछा तो छूट गया है। तो फिर ये मन में सूझी कि शायद हम इसलिए देश में अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे कि कहीं ना कहीं हमारी अध्ययन की उस प्रकार से प्रक्रिया नहीं रही जैसे कि होनी चाहिए थी, और इसलिए इस स्टडी सेंटर की स्थापना हुई। मुझे याद है रात रात भर करके हमने अनुच्छेद 370 का अध्ययन किया, फिर उसका कंपैरिजन कि भारतीय संविधान के वो कौन कौन से प्रावधान हैं जो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते। सो उसकी सूचियां बनाई गई, मानो जैसे हम ही सब कुछ निर्धारित करने वाले। ये जानते हुए कि हमारे बस में कुछ नहीं था, ना हुकूमत थी, ना सरकार थी, ना निर्णय करने वाली प्रणाली थी, लेकिन उस जुनून में काफी सारी लिटरेचर साहित्य की रचना हुई। आशुतोष जी भी हमारे साथ जुड़े और यहाँ एक छोटा सा कार्यालय बनाया गया। फिर कहीं जा जाकर वकीलों के साथ बैठ करके उनसे पूछा गया क्या ये कचहरी जाएंगे तो क्या हुआ। लेकिन एक सुखद संजोग ये कि इस परिश्रम के फलस्वरूप शायद परमात्मा ने आशीर्वाद किया, निजाम बदला, हुकूमत बदली, मोदी जी का आना हुआ और जिस कार्य में हम लगे थे उसको आगे बढ़ने का अवसर मिला। और जहां तक कारगिल विजय दिवस का संबंध है, हम पिछले 25 वर्षों से इसको मनाते रहे। बीच में अमरनाथ भूमि आंदोलन भी आया, वो भी एक मील का पत्थर था। आरंभिक वर्षों में हमारे बीच उन शहीदों के माता पिता रहते, जैसे भी आशुतोष जी ने बताया। अब कुछ एक वर्षों से वो योद्धा, वो सैनिक भी रहने लगे जो उस समय सेवा में थे और अब सेवानिवृत्त हुए, जैसे हमारे एक सज्जन ने भी आपसे बात की। और इसलिए पीढ़ी बदली है लेकिन संस्कार जीवित है। और संक्षेप में यदि आप मुझसे पूछें तो मैं ये कहूंगा कि कारगिल दिवस प्रतीक है इस बात का कि भारत की सीमाओं पर या भारत की प्रभुसत्ता को जब भी किसी प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ा है तो राष्ट्र एक स्वर में खड़ा हुआ है और सभी देशवासियों ने मिलकर के ये सिद्ध किया है कि उन्हें इतनी क्षमता है कि किसी भी चुनौती का किसी भी समय वो सामना भी कर सकते हैं और उसको पराजित भी कर सकते हैं। इसकी परीक्षा बार बार देने का अवसर आया और कारगिल ने इस बात को पुनः स्थापित किया। साथ ही साथ एक बात जो अक्सर उल्लेख में नहीं आती वो ये कि कारगिल दिवस प्रतीक है धर्मनिरपेक्षता के उन सर्वोच्च मूल्यों का जो कभी कभी ऐसे लगता है कि खोने लग गए, लेकिन उनकी अगर श्रेष्ठता आपने देखनी है तो उससे बेहतर मिसाल भारतीय सेना से अधिक नहीं होगी। और एक बार वहां पर पहुंचने के बाद कर्नल साहब को तो सौभाग्य रहा उस बात को महसूस करने का, लेकिन हम सबकी कर्मभूमि भी ऐसी रही कि सेना के साथ ही मिलकर काम करने का अवसर आ, तो ये याद नहीं रहता कि वो हिंदुओं के मुसलमान है कि क्या जात है। और केवल धरती माता और मातृभूमि और मदर इंडिया का धर्म निभाने का एक ही मजहब, एक ही धर्म और एक ही संकल्प। तो मुझे लगता कि इसलिए भी बहुत सी बातें जो कभी कभी समाज में परेशान करने लगती हैं
वो इस सेना के आचरण और उनके अनुशासन से सीखने को मिलती है। और दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि भारत के संस्कृति के जो सर्वोच्च मूल्य हैं, जिनके कारण सदियों से समय समय पर यहाँ हमलावर भी आते रहे, आक्रमणकारी भी आते रहे। हमारा इतिहास ही ऐसा है, शायद हमारी कुंडली में लिखा है, हर 25 वर्ष के बाद कोई ना कोई इस प्रकार का हमलावर आएगा। वो हमारी क्षमता को परखेगा ताकि हम साबित कर सके कि हमने अभी वही क्षमता है। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद और उसके अतिरिक्त हमारे भीतर की जो विडंबनाएं हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस एंड बीइंग अ हेटेरोजेनस सोसाइटी, हर चुनौती के बाद ये राष्ट्र, ये देश और ज्यादा जीवित और ज्वलंत होता है, बोथ अलाइव एंड वाइब्रेंट। और शायद इसीलिए मजबूर होकर अलावा इकबाल ने कहा कि यूनान मिस्र रोम मिट गए जहां से, कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी। दैट इनहेरेंट इथॉस, दैट इज द इनहेरेंट स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। और मैं ये कहूंगा कि ये जो चुनौतियां आती है वो इसलिए आती है कि हमें परखे। जैसे आजकल आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं और उसमें एक ऑप्शन होता है टू टेस्ट योर कैपेसिटीज, टू टेस्ट योर नॉलेज, और समटाइम्स टू टेस्ट द कैपेबिलिटी ऑफ द टास्क दैट यू हैव अंडरटेकन। सेल्फ असेसमेंट होती है। तो ये हमारी परीक्षा इसलिए दी जाती है कि हम बार बार विश्व को ये बता सके, साबित कर सके कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। और उसी विरासत का इतिहास है करगिल का युद्ध। और जब आप करगिल की बात करते हैं तो लाजिम है कि जम्मू कश्मीर की बात हो, और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो लाजिम है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात हो, जिनकी वो बलिदान भूमि रही और जिन्होंने अखंड भारत और इंक्लूसिव नेशनलिज्म का हमें एक स्वप्न भी दिया और कल्पना भी दी। और इत्तेफाक से न मालूम आपके ध्यान में आया कि नहीं आया, जिस हॉल में हम बैठे हैं उसका नाम है अम्बेडकर हॉल। और ये सभी चिन्ह बिंदु उसी संस्कार के प्रतीक हैं। There is much in common between Ambedkar and Mukherjee, and I'll just try to explain you in very simple terms. दोनों को उस तरह की पॉलिटिकल लेगेसी का सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। Rather, there was a conscious attempt to underplay both these great icons. उसका भी प्रायश्चित इसी हॉल में हुआ। मोदी जी के आने के बाद इसकी स्थापना हुई और अंबेडकर के नाम पर एक इतना बड़ा शानदार सभागृह हमें देखने को मिला, जो आज तक 60-70 वर्ष तक नहीं हुआ। ये सारी बातें उस कड़ी से जुड़ जाती हैं जिस कड़ी का एक हिस्सा है ये कारगिल का युद्ध। और उसी प्रकार मुखर्जी, आपको जानकर के थोड़ी हैरत भी होगी, हर्ष भी, कि 60-70 वर्ष के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम का पहला स्मारक जो बनाया गया वो मेरे ही चुनावी क्षेत्र में चनैनी नाशरी का टनल है, 9 किलोमीटर लंबा, जिसका नाम रखा गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यानी 70 वर्ष तक 150 कॉलेज, 150 यूनिवर्सिटियां, 150 टनल, 150 सड़कें, 150 पुल, 2-3 नामों को लेकर के उन पर मुझे टिप्पणी नहीं करनी, क्योंकि हमें अपने संगठन में सिखाया गया विषय पर बात करो, व्यक्ति पर बात करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन क्या इस काबिल भी ना थे मुखर्जी के उनका एक स्मारक होता? और जब मैंने आग्रह पूर्वक को कहा कि इसका नाम ऐसा रखा जाए तो गडकरी जी ने पूछा कि आप इसको लेकर के इतने जज्बाती क्यों हैं? तो मैंने कहा इसलिए कि 11 मई 1953 को जब उनको गिरफ्तार किया था माधोपुर से आते हुए, तो यहीं से एक पुरानी सी वो जीप में, व्हीली जीप हुआ करती थी, उनको यहां से ले गए थे और देर रात वो वहां पहुंचे श्रीनगर, और फिर
40-42 दिन के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में उनका स्वर्गवास हो गया। तो मैंने कहा कि यहाँ लिखा जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी टंडन, तो कभी कोई परिवार आएगा, बच्चे आएंगे, अपने बड़ों से पूछेंगे कि किस नाम पर है, तो शायद ये भी इतिहास सीखने का उनको अवसर मिलेगा कि यही वो रास्ता था जहां से मुखर्जी ने अपनी आखिरी यात्रा की। कारगिल तो नहीं, लेकिन श्रीनगर तक ही पहुंचे वो, और वहीं से उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। मैंने जिस दिन ये 5 अगस्त को सदन में चर्चा चल रही थी 370 को लेकर के, तो मैंने ये कहा था कि 11 मई के दिन जब मुखर्जी रात अमृतसर गुजार करके पठानकोट से होते हुए वहां पहुंचे, तो उन्हें किसी ने कहा भी था कि शायद आपको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो मैं गुरदासपुर के एसएसपी से टेलीफोन करके पूछा, क्योंकि उन दिनों पठानकोट का अलग जिला नहीं था। तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार का है तो मैं उस तरह की व्यवस्था कर लूंगा, क्योंकि मैं निर्वाचित सांसद हूं साउथ कैलकाटा का। तो एसएसपी ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो ही वो उस पुल के दूसरे हिस्से में आए जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, तो कठुआ के एसपी ने उनको गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि तब तक भारत की सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन जम्मू कश्मीर में नहीं पहुंचा था, और बलराज मधोक ने दिल्ली में हैबियस कॉर्पस पिटीशन तैयार रखा था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी ऐसे क्षेत्र में हुई जहां वो लागू नहीं था। ये सारी उस दी डिसीट, दी चिकनरी, दी mechanizations revolving around this sequence of events are in fact part of the same saga of which Kargil was one of the landmark points. और इस धोखे से उनको गिरफ्तार करके ले गए एक मान्यता प्राप्त सांसद को। लेकिन मुखर्जी ने उस समय कहा था, जो बार बार जब जेके स्टडी सेंटर में कहता था, तो चूंकि हमें भी खुराफाती है कहानियां सुनाने की, सुनने वाले नहीं मिलते आजकल, तो मैं कहा करता था हजूर से कि मुखर्जी जब गिरफ्तार होने लगे तो सब चिंतित हुए। तो उन्होंने कहा भाई आप ये तो मान लो कि परमिट के बगैर अंदर आ गया मैं, अब चाहे पुलिस की गाड़ी में जा रहा हूं कि अपनी। और अटल जी उनके युवा साथी थे, अटल बिहारी वाजपेयी, तो उन्होंने कहा अटल गो एंड टेल द वर्ल्ड मुखर्जी हैज एंटर्ड जम्मू कश्मीर विदाउट अ परमिट। और मैंने सदन में उस दिन कहा था कि अगर आज मुखर्जी जिंदा होते तो अपने मखसूस अंदाज में उस अजीब लबो लहजा में, जैसे वो पुराने जमाने के अंग्रेजी बोला करते थे, वो कहते कि गो एंड टेल द वर्ल्ड मोदी हैज एब्रोगेटेड आर्टिकल 370। तो वो सब जुनून जिसके हम सब लगे थे, आशुतोष जी भी जिसका हिस्सा थे, और भी हमारे बहुत से साथी, और जिसने जेके स्टडी सेंटर की प्रेरणा दी, उसका प्रायश्चित करने का काम शायद विधाता को मंजूर यही था कि मोदी जी जैसा कोई महानुभाव धरती पर उतरे और उनके हाथों से हो। और इतने वर्ष तक हमें ये इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों को झेलना भी पड़ा, अन्याय भी झेलना पड़ा। इसलिए कमिंग बैक टू कारगिल, हकीकत यह है कि सन 1947 से लेकर ही पाकिस्तान कभी इस बात से समझौता नहीं कर पाया कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। सो पाकिस्तान कुड नेवर रिकंसाइल टू जम्मू कश्मीर बीइंग अ पार्ट ऑफ इंडिया। और फिर वो हमेशा कुछ न कुछ प्रयास जारी रहा। द कन्वेंशनल वॉर ऑफ 1948, अनदर कन्वेंशनल वॉर 65, 71, उससे पहले इन्फिल्ट्रेशन, उसके बाद जब ज़ियाउल हक आए तो उन्होंने 1000 रूम थियरी कि एक हाथी के पीछे 1000 कुत्ते छोड़ दो तो हाथी भी जख्मी होने का संभावना बन जाती है, एंड दैट गेव राइज टू द लो इंटेंसिटी वॉर।
ऑल दिस वाज अ पार्ट ऑफ दैट। कारगिल का जब युद्ध हुआ तभी जम्मू कश्मीर उस लो इंटेंसिटी वॉर की चरम सीमा पर था। द वेरी हाई पिच्ड मिलिटेंट सिचुएशन प्रिवेलिंग इन जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन अब पाकिस्तान ने ये किया या क्या किया, उसके लिए आज की चर्चा आयोजित नहीं की गई। और अक्सर हम बड़े आसानी से और बड़े शौक से और बड़ी सरलता से कह सकते हैं ये पाकिस्तान से घुस आया, ये पाकिस्तान ने वहां से टंगा बना के भेजा। लेकिन हम ये नहीं पूछते कि हमने क्या किया। अब जो पाकिस्तान कर रहा है, उस दिन मैंने पत्रकार भी मुझसे पूछे तो मैं जो पाकिस्तान कर रहा है वो तो हम रोक नहीं सकते, तो ऐसे ही करेगा। लेकिन शोध का विषय हम सबके लिए कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्या कर सकते थे, ये नहीं किया, या आगे आने वाले समय में भी करने की संभावना हो सकती है। जब ये मिलिटेंसी का दौर नया नया शुरू हुआ तो एक मीडिया मिलिट्री ग्रुप बना था यहाँ पर, उसमें समय समय पर विचार गोष्ठियां हुआ करती थी 90 के दशक के आरंभिक वर्षों में। तो इसी तरह के आयोजन में के.एफ. रुस्तम जी आए, जो उस समय सेवानिवृत्त बीएसएफ के फाउंडर डायरेक्टर जनरल थे। जाकर के रिटायरमेंट के बाद महाराष्ट्र पुणे में बस गए थे। तो वहां पर भी इसी तरह की चर्चाएं चली। तो उन्होंने बाद में जब उनको समापन भाषण करना था तो उन्होंने कहा कि जेंटलमैन, आई ट्रेवल्ड ऑल द वे फ्रॉम पुणे टू लिसन टू व्हाट यू आर डूइंग and you are telling me what Pakistan is doing, which I already knew when I was in Pune. तो विषय यह है कि कारगिल भी हो गया, उसकी इम्प्लीकेशंस भी नजर आ गई। लेकिन हमने क्या सीखा? और जब हम वो बात समझते हैं तो सबसे पहली बात, और हमारा ये सुखद संयोग कि उसके कुछ ही वर्षों के बाद, उस समय वाजपेयी जी की सरकार थी, फिर मोदी जी की आई। इट हैज इंस्पायर्ड एन एंटायर रिव्यू ऑफ आवर मिलिट्री एंड आवर पॉलिटिकल अप्रोच टुवर्ड्स द हॉस्टाइल नेबर। और जो गुजरे हुए समय की गलतियां थी, चाहे किसी ने भी की हुई, उनका हमें एहसास भी हुआ। नेहरू जी के कार्यकाल में 2-3 ऐसी बातें हुई, जो आई डोंट अटैच मोटिव्स, लेकिन हुई, जो उन्हीं के जीवन काल में तो कुछ ही समय के बाद समझ में आया कि विदेश नीति का अनुकूल नहीं थी। यहीं से होते हुए चौवन लाई के साथ खुली गाड़ी में गए थे। 1960 का वर्ष था, हिंदी चीनी भाई भाई इसी सड़क से। और 2 वर्ष के बाद हमें उसका सबक मिला। उन्हीं दिनों में पहला नॉन अलाइंड कॉन्फ्रेंस हुआ। यूगोस्लाविया में मार्शल टीटो आए, प्रेसिडेंट सुकार्नो आए, प्रेसिडेंट नासिर आए। भारत ने उसकी अगुवाई की नेहरू जी के नेतृत्व में। 10 वर्ष के भीतर 1971 में जब पाकिस्तान का हमला हुआ, जब बांग्लादेश का युद्ध हुआ, तो इंदिरा जी ने इंडो सोवियत ट्रीटी करके प्रमाणित तौर पर उस नॉन अलाइंड से अपने आप को अलग कर दिया। और इसी प्रकार कश्मीर को लेकर के जब मुखर्जी ने कहा कि क्या इस पर पुनः विचार किया जा सकता है, अक्सर लोग कहते हैं साहब 370 अगर बनी तो उस संविधान पर तो मुखर्जी के भी हस्ताक्षर थे। बट वी अटैच मोटिव्स टू अ पर्सन who did so in good faith। मुखर्जी ने कहा था चर्चा के दौरान कि क्या इस पर हम पुनः विचार करें, क्या ये मुनासिब है, क्योंकि वो समन्वय के साथ काम करने वाले व्यक्ति थे। दरअसल जो उनका गिरफ्तारी हुई तो जम्मू कश्मीर वो समन्वय बनाने के लिए आ रहे थे, पंडित प्रेमनाथ डोगरा और शेख के बीच में। तो जब उन्होंने नेहरू जी से कहा तो नेहरू ने कहा मुखर्जी डोंट बॉदर, ये घिसते घिसते घिस जाएगी, कि वी आर जस्ट ट्राइंग टू टाइड ओवर, आहिस्ता आहिस्ता लोग ही भूल जाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि द सक्सेसिव जनरेशंस डेवलप्ड अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस एंड दैट नेवर हैपेंड। उन चीजों का एहसास भी हमें हुआ कारगिल के बाद, जहां पर के पॉलिटिकल लेवल पर मोदी जी के नेतृत्व में सेना को पहली बार ये स्वतंत्रता दे दी गई
that they can decide depending upon their discretion, their wisdom, what action to be taken on the spot. ना कि पहले आप कारगिल से फोन लगाए उधमपुर, कोर हेडक्वार्टर 16, फिर लगाए आप दिल्ली, फिर लगेगा साउथ ब्लॉक रक्षा मंत्रालय, और तब तक वो आपके 2-3 मोर्चे फतेह कर देगा। तो पहली बार सेना को उसका एस्टीम देने का कार्य हुआ। ये कारगिल के भी बाद हुआ, मोदी जी के आने के बाद हुआ। दूसरा, सेना में भी वो स्वभाव आया कि वी डोंट हैव टू वेट टू रिएक्ट, वी कैन बी प्रोएक्टिव टू प्रिवेंट द एक्शन। जैसे कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और उसका आपने देखा जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, जो पुलवामा का जिस प्रकार से उसके बाद की कार्रवाई हुई। हमारा डिफेंस बजट बढ़ गया। एक बात जो किसी के ध्यान में नहीं आती, आजकल बजट की बहुत चर्चा चल रही है, लेकिन ये बात कभी किसी की चर्चा में नहीं आती कि इस साल का जो हमारा बजट है, इसका इंटरिम बजट या वोट ऑन अकाउंट पहले हो चुका, और चुनावी वर्ष में बजट पेश नहीं किया जाता क्योंकि दिस इज द प्रेरोगेटिव टू ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट टू डिसाइड द न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट टू डिसाइड द प्रायोरिटीज। जो सरकार बनेगी वो प्राथमिकताएं तय करेगी। इसलिए एक लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत जाती हुई सरकार जिसका टर्म खत्म हो रहा हो, वो बजट पेश नहीं करती जैसे करना चाहिए मार्च में, वो वोट ऑन अकाउंट यानी काम चलाओ, और दोनों को मिलाकर के फिर ये बजट बनता है। लेकिन आपने इस बात का कभी एहसास किया कि जो हमारा वोट ऑफ अकाउंट था, डिफेंस का कंपोनेंट उसमें लाया गया 1 लाख करोड़ का, यानी जो काम चलाओ बजट था उसमें भी डिफेंस को लाया गया। दैट इज द काइंड ऑफ प्रायोरिटी दिस गवर्नमेंट गिव्स टू द डिफेंस सेक्टर। और पहले इसके विपरीत होता था, जो वोट अकाउंट होता था, जो चुनाव में जाने वाली पार्टी होती सरकार थी, वो हो सकता था कह दे कि हम फ्री कंप्यूटर देंगे, फ्री सिलाई मशीन देंगे, लेकिन इस सरकार ने उसमें भी और बजट बढ़ा करके, and today we are one of the major exporters of defense equipments rather than importers। और चिन्हित कर दिया गया कि कम से कम 500 ऐसी हमारी आइटम्स हैं जो हम पहले इंपोर्ट करते थे, इंपोर्ट लिस्ट पर है, अब आगे से नहीं रहेंगी। और साथ ही साथ कारगिल ने इस बात का भी एहसास करवाया जो पहले से भी था लेकिन प्रमाणित हो गया कि there is such a huge dichotomy between the military dispensation and the political dispensation in Islamabad because of the lack of coordination between the two wings that one can't trust the other। जैसे कर्नल साहब बता रहे थे कि उस समय डिप्लोमेटिक बातचीत हो रही थी और वहां से फौज आपके ऊपर हमला कर रही थी। Because being a failed state and unstable state, it doesn't follow the norms of a usual democratic union, because it is no longer, it's a disunited union। और इसलिए जब आपका पड़ोस गड़बड़ाया हो तो आपको और भी ज्यादा चौकसी बरतने की आवश्यकता रहती है। यानी आपके पड़ोस में हर रोज झगड़ा चलता हो, भाई बहनों में, चचेरे भाइयों में, चचेरी बहनों में, चाचा ताए में, कोई एक पर बर्तन फेंकता है, दूसरे बर्तन, तो किसी दिन वहां पर कोई दूसरे पर माचिस की तीली भी फेंक सकता है, तो आग आप तो जरूर हो सकती है। सो ट्रबल्ड नेबर इज ऑलवेज अ सब्जेक्ट ऑफ अ कांस्टेंट विजिल, एंड दैट इज व्हाट वन ऑफ द लेसन्स लर्न फ्रॉम कारगिल। यू कैन नॉट लूज विजिल इवन फॉर अ मोमेंट, वट एवर मे बी द अपरेंट पॉस्चर। हाँ, मानवीय स्तर पर ऐसा नहीं है। अभी जैसे कहानियां सुना रहे थे कर्नल साहब ने भी, राखी जी ने भी सुनाई, फौज में भी इस तरह की कहानियां हैं, क्योंकि जो इंसान का जो बेसिक उसकी जो आत्मा है उसके ऊपर वातावरण का असर पड़ जाता है। जैसे कोई बाल काले करके आता है, कोई सफेद रहने देता है, लेकिन मूल वही है। हमारे ग्रुप कैप्टन निशिकांत था, वो घायल हुए स्कर्दू में, पाकिस्तानी फौज ने, सिपाही ने उनको गोली मारी, पैर वैर उनकी लग गई। अभी वो कमर्शियल पायलट है।
रिटायर हो गए। दूसरे ने आकर उठा करके गोली मारने लगा तो उनके कप्तान ने कहा कि छोड़ दो, ये जख्मी हो गया, जान से मारने की जरूरत नहीं है। और उस कप्तान ने उनको स्कर्दू अस्पताल, आर्मी हॉस्पिटल शिफ्ट कराया। बाद में इस्लामाबाद जो आर्मी का है वहाँ पे आर्म फोर्सेस कॉलेज भी है, वहाँ भेज कर उनका इलाज भी हुआ। जब वो प्रिजनर ऑफ वॉर वापस आए तो वो फिर वापस आ गए। तब तक हमारी फौज सतर्क हो चुकी थी, जैसे कर्नल साहब ने कहा कि हमारी भी रीइंफोर्समेंट हो चुकी थी। स्कर्दू पर हमला हुआ और वही कप्तान बेचारा मारा गया जिसने हमारे एक अधिकारी की जान बचाई थी। यानी इन मौलिक संस्कारों को कत्ल करने का काम भी इसी प्रवृत्ति ने किया। वो एक बड़ी गंभीर सोच का विषय है और सारे समाज के लिए, वो चाहे सीमा के इस पार हो कि सीमा के उस पार हो। वो तो कई बार मजाक में मानिक शाह कहा करते थे कि जब फौज का बंटवारा हुआ तो मैं और याहिया खान दोनों कर्नल थे, तो आधी फौज वहां चले गई, कुछ यहां गई। तो याहिया खान मुझे कहने लगे साहब अभी पाकिस्तान नया नया मुल्क बन रहा है, वहां पता नहीं कब तक खुशहाली आएगी। उन दिनों एक स्कूटर मोटरसाइकिल बहुत बड़ी चीज होती थी। तो मानिक शाह कहते हैं कि मेरे पास मोटरसाइकिल होता था। ही वॉज अ वेरी टेस्टफुल मैन राइट फ्रॉम बिगिनिंग। तो याहिया खान ने कहा कि यार तुम्हें तो बड़े मिल जाएंगे, तुम मेरा मोटरसाइकिल मुझे दे दो, मैं पाकिस्तान पहुंच के तुम्हें पैसे भेज दूंगा। तो मेरा कभी नहीं दिए। तो कहता है मैंने उनसे वसूल किए बांग्लादेश हरा के। यानी हमारा मूल वही है, लेकिन जिन प्रवृत्तियों ने इसमें तब्दीली की है, शायद कभी कभी सोच आएगी उन पर कैसे, सो दैट वी आर पार्ट ऑफ द सेम कॉन्टिनेंट वी लर्न। और जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, 370 के जाने के बाद जिस प्रकार से अब पर्यटकों का वहां आना शुरू हुआ है, 2.25 करोड़ से अधिक पर्यटक वहां आए हैं। मैं उस दिन भी कह रहा था कि सबसे बड़ा प्रमाण स्थिति सामान्य का होने का है कि कोई परिवार दूर से आता है अपने बाल बच्चे लेकर के छुट्टियां मनाने। वो मीडिया के कहने पर नहीं जाएगा, सरकार के आश्वासन पर नहीं जाएगा, फोन लगाएगा, अपने किसी सज्जन से पूछेगा, कोलीग से पूछेगा, उसी विभाग में कोई काम कर रहा होगा, उससे पूछेगा वैसा बताइए क्या है वहां पे, मैं आ रहा हूं परिवार लेकर के, सामान्य सुरक्षित स्थिति है कि नहीं है, और 2.5 करोड़। तो मुझे लगता है, और शायद उसका धरती पर एक ये परिणाम हुआ है, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट टाइम इट्स अ ट्रेजेडी, सेकेंड टाइम इट्स अ फार्स। हम समझते आज फिर से ऐसा हो जाएगा, होता नहीं। एंड इन कश्मीर इट हैज टेकन, देयर वाज अ ट्रेजेडी दैट स्ट्रक 3 successive generations before the realization dawned of the farce of a so-called freedom struggle that had been sold as a dream to the innocent masses by a handful of vested interests. आज अगर जम्मू कश्मीर बदला है तो मैं ये नहीं कहता कि मानसिकता कहां तक बदली है, ये मैं ये भी नहीं कह सकता कि क्या उस प्रकार का राष्ट्रवाद और देशभक्ति उस तरह से जागृत हुई है जैसे यहां बैठे हमारे सभी मित्रों में है। लेकिन हाँ, उन्हें यह एहसास हुआ है कि वी हैव लॉस्ट 3 successive generations, वी हैव लॉस्ट 3 decades। और अब वो देख रहे हैं जिस तरह से भारत की तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, तो दे डोंट वांट टू मिस द बस। एंड स्पेशली द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूथ ऑफ कश्मीर इज हाईली एस्पिरेशनल एंड ही सीज इंडिया एज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जिस प्रकार से तेज गति से, तेज रफ्तार से उसकी अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है, मन से भी उसका मन लगा यहां पर कि नहीं लगा, धीरे धीरे लग भी जाएगा, लेकिन उसे लगता है कि नाउ दिस इज अ वायबल ऑप्शन एंड आई डोंट वांट टू मिस इट। और इसलिए मैं अंत में, क्योंकि हमारा तो काम ही ये रहा 20-25 साल देकर, भाषण देकर के वेतन कमाया अध्यापक के तौर पर, लेकिन वहां घंटे बज के सुना दिया करते थे। अंत में केवल ये कहूंगा कि चूंकि एक इस सरकार के और मोदी जी की टोली का हिस्सा होने के नाते, so this is a government which has conviction, which has courage and which has commitment, and we are
driven by these three C's: conviction, courage, and commitment. And I don't have to give an evidence of that. अनुच्छेद 370 का हटना अपने में एक प्रमाण है। जब किसी ने कल्पना नहीं की थी, मैं कह रहा था कि हम भी अध्ययन शोध करते थे, ये सोच करके नहीं कि कोई हटाने वाला आएगा, ये सोच करके शायद हम ओपिनियन जागृत कर सके। और इस तरह से जब बात की जाती है पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर की, तो 1953 में जो यूनानिमस रेवोल्यूशन आया था फरवरी के मास में, जिसमें सभी पार्टियों ने सर्वसम्मति से ये स्वीकार किया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में यदि कोई मुद्दा बचा है तो केवल कश्मीर, जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो गैर कानूनी तौर से पाकिस्तान के कब्जे में, उसको किस प्रकार से पुनः भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनाना है। और ये रेजोल्यूशन, ये प्रस्ताव जिसका समर्थन हम सब ने भी किया था, लेकिन लाने वाली उसको कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव की। लेकिन जैसे और बातें वो भूल गए, इस तरह शायद वो भी भूल गए। जैसे 370 को भूल गए कि वो आरजी थी, इस तरह से वो भी भूल गए। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कब वो आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि फिर वो खाली खबर बन जाएगी। लेकिन अगर आएगा तो वो भी मोदी जी के ही हाथों आएगा। धन्यवाद। सीमित है और समय भी सीमित है। एक दो बातें हैं क्योंकि जो हम बात कर रहे थे और बार बार जब हमने उत्सर्ग और स्वर की बात कर रहे थे तो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देख रहे थे, और दोनों दो पर्सपेक्टिव था। एक वो स्टेट था जो हम सिविलाइजेशनल स्टेट के रूप में बात कर रहे थे, और एक है जो 1947 से नेशन स्टेट की बात कर रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर जी यही रिलेवेंट हो जाते हैं कि वो इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी है सिविलाइजेशनल पर्सपेक्टिव में एक्सप्लेन करते हैं, और उस एक्सप्लेनेशन में ये जो बाउंड्री वाला विषय यही था कि भारत एक नेचुरल एंटिटी है हिंदू कुश से लेकर हिंद महासागर तक, और बार बार कह रहे थे कि आर्टिफिशियल बाउंड्रीज हैं ये जो बन रही है पार्टीशन पे। तो ये जो विषय है आर्टिफिशियल बाउंड्री का, और जो अपने मंत्री जी ने कहा है पीओजे के, और बहुत सारी बातें हो सकता है उसमें कितना छुपा है मीडिया वाले जाने, हम तो सिर्फ सुन रहे थे। तो उस सारी विषय कहीं ना कहीं उस नेचुरल एंटिटी या जो नेचुरल बाउंड्री है उसको सोचने समझने पढ़ने की जरूरत है। थोड़ा उसमें प्रोफेसर की भूमिका रहेगी। इतनी चीजों को मैं समाप्त करके कह रहा हूं कि इस पूरे कार्यक्रम को एक सामूहिक प्रयास के माध्यम से सफल किया गया है। इसमें बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी भूमिकाएं हैं, और उस माध्यम से हम आधार के क्रम में हमारे साथ जो संगठन में काम किए वो जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र है, और उसका बार बार उल्लेख आया हुआ है। और शायद ये हमारे समझ में बहुत ये है कि सबसे अच्छा पैनल हमारे पास यही था कि जो आज सरकार में भी थे, पीछे विचारधारा में भी थे, हर जगह थे, जहां पे कम से कम 15 से 20 सालों से इस विषय को निरंतर बढ़ाया। और मंत्री जी के शब्दों में भी इस विषय को लेकर के वो कहते रहे कि हमने जज्बात निभाए हैं वसूलों की तरह। कई बार ऐसे वक्तव्य उन्होंने दिया है जो ये विषय दिखाता है कि इतना प्रभाव होने के बावजूद, इतना चार्ज होने के बावजूद भी इस विषय के कमिटमेंट के लिए हमारे संस्थान में आए हैं। सर आपका धन्यवाद, आपका आभार। इसी क्रम में मैं प्रशंसा तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सच है कि 370 के पीछे जो एक आइडियोलॉजिकल या वैचारिक फ्रेमवर्क किया गया है उसमें जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र और उसके नेतृत्व में माननीय आशुतोष जी रहे हैं, और उनका भी आभार है। थोड़ा समय कम जानने के नाते हो सकता है जिससे छोटा बड़ा हो गया हो, लेकिन जो किताब रही है जम्मू कश्मीर तथ्य और विश्लेषण लगभग लाखों में बिकी है, जो मैं लाख बोल रहा हूं तो लाखों ही है, उसमें किताबें बिकी है, और उसके एक भूमिका बनी है समाज में जो कि 370 को लेके। सर आपका भी आभार। वार के वेटरन और वार के एक्सपीरियंस के लिए गिरीश मेरी रप्पा जी का आभार। आप आए, कोशिश करेंगे कि सर हम आपसे दोबारा भी जुड़े, कभी ऐसा समय आए, चूंकि ये मंच एकेडमिक डे में भी एक बार आपके साथ जुड़े। दूसरा इनके हमारे साथ जो काम किए हैं सीमा जागरण मंच था। सीमा जागरण मंच बेसिकली सीमाओं को लेकर के एक अध्ययन का कार्यक्रम है जो सिविल और मिलिट्री दोनों लोग मिल के काम करते हैं। कोशिश होती है कि हम लोग सीमाओं को जाने और मिलिट्री के लोगों को भी समझे, ऐसे प्रकार सीमा जागरण मंच। वहां से दिग्नायक जी और उनकी पूरी टीम थी, उनको भी आभार। साथ में यहाँ डीयू के और जेएनयू के प्रोफेसर भी आए हुए हैं,
आर्यभट्ट कॉलेज से हमारा सहयोग रहा, उनके जो कार्यकर्ता थे जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे चंद्रशेखर जी, और हमारे प्रिंसिपल भी मनोज सिन्हा जी, सबको भी धन्यवाद।